हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा किसान और नगर। इसमें हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं? इसका आंसर है अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, शिला, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खोदे हुए होते हैं या खुदे हुए होते हैं। यानी अभिलेख उन्हें कहते हैं जो कठोर सतहों पर खुदे हुए होते हैं, जिन्हें हाथ से छूते हैं तो महसूस भी होते हैं कि हाँ इन पर कुछ लिखा हुआ है या कोई चित्रकारी की जाती है। तो ये पत्थर, धातु, मिट्टी या मिट्टी के बर्तनों पर जो है वो खुदे जाते हैं या खुदाई की जाती है इनकी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप, संदेश या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। यानी मान लो किसी राजा ने कोई अभिलेख को बनवाया तो उसमें उसकी उपलब्धि बनाई लिखी जाएगी कि वो राजा है, उसका क्या संदेश था, उसके क्या विचार थे, वो भी उसमें लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक अधिकारी थे। यानी जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिन्होंने 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खगोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला, यानी वो उसे पढ़ने में सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगम ग्रंथ क्या है? अब आपको बताना है कि जो ग्रंथ है संगम ग्रंथ ये क्या है। तो संगम ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया एक साहित्य है। यह साहित्य प्राचीन तमिल समाज की सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। यानी अगर हम तमिल समाज के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जिसमें आप उसके राजनीतिक, ऐतिहासिक सभी बारे में जो है, संस्कृति सभी के बारे में आप उसमें जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संपूर्ण संगम साहित्य में 473 कवियों की 2381 रचनाएं हैं, जिसमें सरदारों के विवरण वाली कविताएं हैं। यानी अगर हम टोटल पूरे संगम ग्रंथ की बात करें तो उसमें टोटल 473 कवियों ने क्या किया, अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं। जो किसके ऊपर लिखी हैं? सरदारों के विवरण के बारे में उनकी डिटेल्स बताई हैं, उनकी कविताओं के बारे कविताएं लिखी हैं। ये टोटल हैं 2331। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किन लिपियों में मिलते हैं? यानी अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे वो किन लिपियों में मिलते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आपका, पूर्वी क्षेत्रों में मिले शिलालेख प्राचीन मगधी भाषा में ब्राह्मणी लिपि के प्रयोग से लिखे हैं। यानी अगर हम पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, वहाँ से जो अभिलेख मिले हैं वो मगधी भाषा में लिखे हैं और उनकी लिपि ब्राह्मणी लिपि है। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षेत्रों में जो शिलालेख मिले हैं उनकी खगोष्ठी लिपि, उनका उसमें जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो खगोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका, एक शिलालेख में यूनानी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। देन जबकि एक अन्य में यूनानी और अरामाइक भाषा में द्विभाषी आदेश दर्ज है। यानी यूनानी में भी और अरामाइक में भी जो आदेश हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहत सिक्कों से आप क्या समझते हैं? यानी आहत जो वर्ड है ये किस प्रकार के सिक्के होते थे, उसका अर्थ आपको बताना है। तो आहत सिक्के चांदी व तांबे के सर्वप्रथम ढाले तथा प्रयोग में लाए गए। यानी ऐसे सिक्के जो चांदी या तांबे में ढाले गए उसी को ही क्या बोलते हैं? सर्वप्रथम जो ढाले गए हैं उन्हीं को ही आहत सिक्कों के रूप में जाना जाता है। इन सिक्कों के अध्ययन से पता चलता है कि इन्हें सर्वप्रथम हिंदू यूनानी शासक ने जारी किया था। यानी इन सिक्कों से कुछ हमें ऐसे संदेश मिलते हैं, जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमें मालूम होता है कि सबसे पहले किसने चलाए थे? एक हिंदू यूनानी शासक ने इनको चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? देखिए अगर हम लिपि और भाषा की बात करें दोनों में ही सेम आंसर है। इसमें भी सेम वही आंसर है और इसमें भी आपका सेम वही आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। वही है वैसे तो, पूर्वी क्षेत्रों में मिले शिलालेख प्राचीन
मगधी भाषा में ब्राह्मणी लिपि में प्रयोग किए गए हैं, सेम वही आंसर है। पश्चिमी क्षेत्रों में जो अभिलेख मिले उनमें खगोष्ठी लिपि का यूज़ हुआ है और एक शिलालेख यूनानी भाषा में लिखा गया है, जबकि एक अन्य भी मिला है जिसमें यूनानी और अरामाइक दोनों भाषाओं का जो आदेश हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे अशोक की लिपि के बारे में पूछा जाए या अशोक की अभिलेखों की भाषा के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। श्रेणी क्या है, इसका क्या कार्य था, यानी श्रेणी जो वर्ड है इसका अर्थ क्या है और इसका आखिर कार्य क्या होता था, इसका क्या काम है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ अवशेषों में उत्पादों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहते हैं, यानी व्यापारियों या उत्पादकों, यानी जो माल को बनाते हैं व्यापारी या जो फिर बेचते हैं, उन्हीं के ग्रुप्स को श्रेणी कहते हैं। श्रेणियों का काम क्या होता है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, शिल्पकार और यहाँ पे और आएगा, शिल्पकार और व्यापारियों के संघ होती है, यानी जो श्रेणी होते हैं वो शिल्पकारों का और व्यापारियों का संघ होता है। नेक्स्ट है आपका, इनका लक्ष्य सदस्यों की सहायता करना होता है, यानी जो जो सदस्य उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, यानी जो उसमें मिले हुए हैं, संघ में शामिल है, अगर किसी को सहायता की ज़रूरत हो तो बाकी के जो सदस्य हैं उसकी हेल्प करते हैं, इसका ये लक्ष्य और कार्य होता था। श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी और फिर उनसे सामान तैयार करके बाज़ार में बेचा करती थी, यानी श्रेणी का काम क्या होता था, सबसे पहले वो कच्चा माल खरीदा करती थी बाज़ार से, उसके बाद उससे माल तैयार करके बाज़ार में बेचा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के चिन्ह शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको पता होगा इस शीर्ष के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आज के टाइम में भी इसको क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। अशोक के चिन्ह शीर्ष को सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया है। ये क्या है, एक राज्य चिन्ह है हमारा, और यह हमारी एकता, वीरता, प्रगति तथा उच्च आदर्शों का प्रतीक है। इन्हीं बातों से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारी एकता, वीरता, प्रगति और उच्च आदर्शों का जो है वो प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, अग्रहार का क्या अर्थ है, यानी ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अग्रहार का मीनिंग बताइए। तो ब्राह्मणों को जीविका निर्वाह के लिए राजा से मिली हुई भूमि, यानी ब्राह्मणों को जो राजा भूमि देते हैं, चाहे वो दान में दें या अपने उनके गुजर बसर के लिए दें, जो भूमि उन्हें दी जाती थी उसको ही अग्रहार कहा जाता था। खेत की उपज का भाग जो ब्राह्मण व गुरु आदि के निमित्त पहले ही निकाल दिया जाता है, यानी ऐसी ज़मीन जिसको उपज से पहले ही, यानी उसमें खेती बाड़ी करने से पहले ही ब्राह्मणों या गुरु के नाम निकाल दिया जाता है, उसको ही हम अग्रहार कहते हैं। कनिष्क कौन था, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, सबसे पहले आपको कनिष्क के बारे में बताना है, उसके बाद आप बताएंगे कुषाण वंश का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था वो कौन था। चलिए देख लेते हैं। कनिष्क जो था वो कुषाण शासक था तथा उसने कुषाण मुद्रा को भी ढलवाया था, यानी कुषाण की जो मुद्रा है उसको भी ढलवाया। यह राजा अपने को देवतुल्य मानते थे, यानी ये क्या मानते थे कि वो बहुत ज़्यादा देवतुल्य है, यानी अपने आप को किससे कंपेयर करते थे, वो देवताओं से अपने आप को वो कंपेयर करते थे। वह अपने सैन्य, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों तथा कौशल हेतु प्रख्यात थे, यानी वो अपनी राजनीतिक स्तर से, अपनी उपलब्धियों से, अपनी सेना से बहुत ज़्यादा जो थे वो फेमस थे। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली जो था राजा वो कनिष्क था। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धम्म का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, यानी धम्म क्या है, उसका क्या सिद्धांत है, उसके बारे में आपको बताना है, और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया, ऐसा इन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे।
यानी अब हम बात करें अशोक के धम्म के बारे में, तो इन्होंने अपने राज्य को अखंड और उसकी एकता बनाए रखने के लिए एक धम्म का प्रचार किया, जिसमें क्या क्या इन्होंने बहुत से जो है उन्होंने रूल्स इसमें डलवाए जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे और सार्वभौमिक थे। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित इसमें कुछ दिए गए हैं नीचे लिखे हुए। सबसे पहला है बड़ों के प्रति आदर करना, यानी बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना। दूसरा है सन्यासियों व ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना, उदार जो है उनके साथ व्यवहार करना। नेक्स्ट है सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना, यानी उन पर कोई जुल्म नहीं करना, अत्याचार न करना, उनके साथ भी उदार व्यवहार करना। एंड नेक्स्ट है आपका दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर करना, यानी ये नहीं समझना कि चाहिए कि सिर्फ हिंदू धर्म ही बेहतर है या मुस्लिम धर्म ही बेहतर है या जैन बुद्ध, बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना चाहिए। तो यहीं पे जो आपके वीडियो है ये कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।